बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। इससे पहले हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देखा। आज हम जो है रिएक्शन ऑफ अल्केन की बात करते हैं। रिएक्टिविटी देखते हैं पहले कि अल्केन की रिएक्टिविटी क्या है, कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव हैं। तो कहते हैं अल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं, जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। पैरम मीन लिटन और अफिन मीन अफिनिटी, अट्रैक्शन, रिएक्टिविटी। तो कहते हैं ये लेस रिएक्टिव हैं क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होती है अल्केन में। इस वजह से फर्दर इसमें एटम ऐड नहीं हो सकता और ये बॉन्ड भी नॉन पोलर होता है। इनकी जो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें बहुत कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम इस बॉन्ड को नॉन पोलर ही कंसिडर करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पैराफिन। इसकी जो है वो एफिनिटी कम होती है दूसरे रिजेंट के साथ, जो आयनिक रिजेंट्स होते हैं, इसलिए हम इसको पैराफिन कहते हैं। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन दे आर अनर्ट टूवर्ड एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर नॉर्मल हालात की बात करें, हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज ना करें, तो फिर जो आयनिक स्पीशीज़ हैं, एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनकी तरफ इनकी एफिनिटी नहीं होती, यानी कि इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे उस तरफ। हाउएवर अंडर सूटेबल कंडीशन अल्केन्स डू अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। के सूटेबल कंडीशन के अंदर अल्केन्स 2 तरह के रिएक्शन देते हैं। वो कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि कार्बन 4 एटम के साथ सिंगली बॉन्डेड होता है, यानी कि इसकी 4 जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होती है। तो 4 जब एटम अटैच होंगे तो 5वां एटम ऐड होने की गुंजाइश नहीं है, तो आपको पहले से कोई एटम रिमूव करके उसकी जगह पे इसका तबादला करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। दूसरा है थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन, कि थर्मली या कैटालिट्स की मौजूदगी में आप अल्केन का रिएक्शन करवा सकते हैं। तो कहता है दीज रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर और ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल। कि या तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होगा, दूसरा ये है कि जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, जिसके जरिए ये आगे रिएक्शन में हिस्सा लेगा अल्केन। थर्ड में वो कहता है द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग देम। जैसे मैंने पहले यहाँ पे आपको पैराफिन में बताया कि जो अल्केन हैं उनमें कार्बन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो इनमें 2.4 का डिफरेंस है, तो इसको हम नॉन पोलर ही कंसिडर करते हैं। जब ये हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा, तो जो आयनिक रिजेंट हैं, एसिड है, अल्कली है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये कोई भी चांस इनको नहीं मिलेगा रिएक्शन करने के लिए अल्केन के साथ। कोई ऐसी साइट उनको नहीं मिलेगी, कोई ऐसी उनको जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे जाके ये अटैक कर सकें, क्योंकि वो नॉन पोलर है और ये आयनिक स्पीशीज़ हैं, आयनिक रीजेंट हैं। थर्ड, ये भी आपका पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज़ इनर्ट। कि सिग्मा बॉन्ड इनर्ट क्यों होता है, या जो अल्केन है वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं होते। तो उसकी ये कहता है दी अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे हमने पीछे हिब्रिडाइजेशन में देखा कि अल्केन्स जो है ये सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू 4 एटम के साथ बॉन्डेड होता है कार्बन, इसमें इसकी 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होती है। तो सिंगल बॉन्ड जहाँ भी होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड हमने पीछे हिब्रिडाइजेशन में देखा था कि जहाँ सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड फैशन में ओवरलैपिंग होती है। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान बिल्कुल उनके न्यूक्लियस के सेंटर में बाउंड होंगे। वो इतनी आसानी से उनको वहाँ से अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। तो किसी न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल के लिए वहाँ पे अटैक करना, या वो किसी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से वो 2 न्यूक्लियस की ज्वाइनिंग जो लाइन है सेंट्रल लाइन के ऊपर बाउंड होते हैं, वहाँ से वो ईज़िली निकाले नहीं जाते। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास इसके रिएक्शन है। सबसे पहला है कंबस्चन। कंबस्चन क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम रिएक्शन करवाते हैं अल्केन का, जो कि हाइड्रोकार्बन है। तो कहते हैं अगर आपके पास अल्केन की बर्निंग होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसको कंबस्चन कहते हैं। अगर कंप्लीट कंबस्चन होगी तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन को मिलेगी ऑक्सीजन तो वाटर बन जाएगा, और कार्बन को मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ उसने लिखा हुआ है कंप्लीट कंबस्चन कि अगर आप एक्सेस में ऑक्सीजन को लेंगे तो जितने ऑक्सीजन मिलने हैं कार्बन को उतने मिलने चाहिए, और हाइड्रोजन को भी उतने, और जो बॉन्ड उसमें ब्रेक होंगे उसमें हीट रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पावर जनरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। कहता है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्चन। तो ये इसकी डेफिनेशन है हीट ऑफ कंबस्चन की, कि जब 1 मोल हाइड्रोकार्बन की कंबस्चन करेंगे उसके साथ वो हीट इवॉल्व करते हैं और CO2 और H2O की फॉर्मेशन होगी, तो जो हीट होगी उसमें से रिलीज उसको हम कहते हैं हीट ऑफ अ कंबस्चन। जैसे ये देखें मीथेन है, उसमें आपने ऑक्सीजन के साथ इसकी कंबस्चन करवाई, फ्लेम दिया, तो CO2 बना प्लस 2H2O, तो 891 किलो जूल पर मोल। 1 मोल आपने मीथेन ली, उसकी कंबस्चन करवाई, आपको जो एनर्जी मिली वो 891 किलो जूल है 1 मोल के लिए। कहता है ठीक है, इसमें देखें 891 किलो जूल एनर्जी 1 मोल के लिए, एक मोल की वजह से रिलीज़ हुई है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन फिर भी इसको स्टार्ट करने के लिए आपको स्पार्क की या फ्लेम की ज़रूरत होगी। जैसे ऑटोमोबाइल में, बाइक में किक मारते हैं, स्पार्क प्लग फायर से फायर होता है तो आगे कंबस्चन स्टार्ट होती है। या किचन में, घर में आप वो मीथेन गैस जो होती है, सुई गैस, उसकी कंबस्चन के लिए आपको वो उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, माचिस के साथ उसको जलाना पड़ेगा, फिर आगे उसकी कंबस्चन स्टार्ट होगी। कहते हैं कंबस्चन इज द मेजर रिएक्शन अक्रिंग इन द इंटरनल कंबस्चन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये जो बाइक हैं, ऑटोमोबाइल के इंजन हैं, उनमें कंबस्चन हो रही होती है, तो वहाँ पे एक आपका फ्यूल होता है पेट्रोल, और साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में वहाँ पे कंबस्चन होती है, और CO2 और वाटर वेपर उसके एग्जॉस्ट से रिलीज हो रहे होते हैं। जो एनर्जी है वो आगे इंजन को चलाने के लिए यूज़ होती है। कहते हैं compressed mixture of alkane and air burn smoothly in the internal combustion engine and increase its efficiency। सेकंड आपके पास ऑक्सीडेशन है, उसमें है फर्स्ट आपके पास है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जो हमने पीछे फर्स्ट रिएक्शन देखा है कंबस्चन का, वो भी बेसिकली ऑक्सीडेशन की ही एक टाइप्स है। तो उसमें हमने देखा कंप्लीट कंबस्चन, यहाँ पे हमारी होगी इनकम्प्लीट कंबस्चन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि जब आप ऑक्सीजन या एयर लिमिटेड कर देंगे, एक्सेस में नहीं होगी। अब देखना, हमने पीछे देखा कार्बन का बना था कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसको 2 ऑक्सीजन के एटम मिले थे, यहाँ पे इसको एक मिला है, और जहाँ पे हाइड्रोजन है उसको एक मिला है, तो ये वाटर बन गया। इसको 2 मिलते तो ये बनाता कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसको एक एटम मिला क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं थी, तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पॉइजनस है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। और साथ इस कार्बन को कोई भी ऑक्सीजन का एटम नहीं मिला क्योंकि ऑक्सीजन हमारी लिमिटेड अमाउंट में थी, तो ये कार्बन ऐसे कार्बन ब्लैक की फॉर्म में होगा, स्मोक पैदा करेगा। सेकंड आपके पास ऑक्सीडेशन की टाइप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कि जब आप उसकी करते हैं ऑक्सीडेशन मीथेन की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और 200 ATM 400 डिग्री टेम्परेचर करेंगे, तो आपके पास मिथाइल अल्कोहल बनेगा। मिथाइल अल्कोहल की फर्दर करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। उसकी आगे फर्दर करते हैं तो फार्मिक एसिड, फिर वो फर्दर डिकम्पोज होकर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इज यूज्ड इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड। ये जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना है अल्केन से, तो कहते हैं इंडस्ट्री में हम अल्केन को यूज़ करते हुए हायर फैटी एसिड बनाते हैं, जो कि वेजिटेबल ऑयल में और सोप इंडस्ट्री में सोप बनाने के लिए यूज़ होते हैं। थर्ड आपके पास है नाइट्रेशन, कि यहाँ से एक एच रिमूव होगा, CH3 बचेगा और उस एच की जगह NO2 आ जाएगा। ये CH3 और NO2 आ गया, ये OH और यहाँ से एक एच, ये वाटर बन गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन होगी नाइट्रो ग्रुप की, H को रिमूव करने के बाद यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। ये जो प्रोसेस होगा इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। यहाँ से एक एच रिमूव होगा, नाइट्रो ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसकी अल्केन की नाइट्रेशन हो जाएगी। तो कहता है ये वेपर फेज में काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन
450 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये नाइट्रेशन होगी अल्केन की। ये जो नाइट्रो अल्केन बनेगा इसका क्या यूज़ है, कहते हैं इसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, एज ए सॉल्वेंट है, और एज ए ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसको हम एज ए रॉ मटीरियल एज ए रिएक्टेंट यूज़ करते हैं। लास्ट आपके पास फोर्थ रिएक्शन है हेलोजिनेशन। जैसे ऊपर आपने देखा नाइट्रेशन के इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन अल्केन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन विद नाइट्रो ग्रुप। इस तरह यहाँ पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन जिसमें हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होगी हेलोजन के साथ, तो ये प्रोसेस होगा हेलोजिनेशन। कहता है अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट एट हाई टेम्परेचर resulting in the successive replacement of hydrogen atom with halogen is called halogenation। कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन को यूज़ करेंगे तो आपके पास जो अल्केन होगा उसको वो H को रिमूव करके वहाँ पे हेलोजन एटम को अटैच कर लेगा थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये आपके पास जो प्रोसेस होगा, जो फिनोमेना होगा, इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। कहते हैं एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन के किस हद तक हेलोजिनेशन होगी ये डिपेंड करता है कि आपने हेलोजन कितने यूज़ किए हुए हैं। फिर वो कहता है कि फ्लोरीन काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्शन देती है, ये हाईली वायलेंट है एंड रिजल्ट इन द मिक्सचर ऑफ कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कि अगर फ्लोरीन यूज़ करेंगे तो वो बहुत हाई रिएक्शन होता है उसका, जिसमें कार्बन बन जाता है, फ्लोरिनेटेड अल्केन बनते हैं और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HCl या HF इसमें बन जाता है। तो ये हमारा सारा प्रोडक्ट ख़राब कर देती है, बहुत तेज़ रिएक्शन होता है इसका। और उसके बाद जो एंड पे आयोडीन है डज नॉट सब्सिट्यूट डायरेक्टली बिकॉज रिएक्शन इज़ टू स्लो एंड रिवर्सिबल। आयोडीन जो होता है उसकी सब्सिट्यूशन बहुत स्लो होती है और वो डायरेक्ट भी हम नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो होता है और वो थोड़ा सा प्रोसीड करने के बाद वापस रिवर्सिबल डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव है, सबसे जो कम है वो आयोडीन है। तो यही उनका ग्रुप वाइज ऑर्डर है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो कहता है ये जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, ये जो लीस्ट रिएक्टिव है फ्लोरीन और आयोडीन, इसको फिर हम सेलेक्ट नहीं करते। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो सेलेक्टिव नहीं होते। ये जो इंटरमीडिएट है इसको हम फिर यहाँ पे एज ए सेलेक्टिव रखेंगे और ये क्लोरीन और ब्रोमीन हमारी हेलोजिनेशन में मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं। तो कहते हैं ये जो इसका मैकेनिज़्म होगा ये थ्रू फ्री रेडिकल प्रोसीड करता है। जैसे कि देखें ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज़्म है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, स्टार्ट कैसे होगा कि ये जो आपका हेलोजन है क्लोरीन, ये दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, इनका कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो जैसे ये जो साइन है ये एच न्यू, ये एनर्जी के लिए है, सनलाइट के लिए, कि धूप इनको पड़ेगी सनलाइट की मौजूदगी में, ये इनका बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ गया। तो ये -4 नहीं, यहाँ पे एक डॉट होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे दूसरा डॉट होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये इनिशिएशन हो गई है, यानी कि जब ये क्लोरीन रेडिकल बन गया है तो आपने ये देखा था ओजोन डिप्लीशन में कि एक क्लोरीन का रेडिकल थाउजेंड्स ओजोन मॉलिक्यूल को, मिलियंस ऑफ थाउजेंड ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बस इसके बनने की देर थी, जैसे ही ये काम क्लोरीन का रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ, इनिशिएशन हो गई, यहाँ पे इसने फिर साथ जो अल्केन था उसके हाइड्रोजन को वहाँ से निकाला तो वो मिथाइल का यहाँ पे रेडिकल बन गया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका क्लोरीन का, एक यहाँ से H लेके आया, HCl बन गया, साथ मिथाइल रेडिकल बना, साथ दूसरा मॉलिक्यूल आया। ये सनलाइट की मौजूदगी में यहाँ पे होमोलिटिकल इसकी डीकम होगी, बॉन्ड ब्रेकेज होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इसको मिला, यहाँ पे एक रेडिकल बन गया क्लोरीन का और दूसरे रेडिकल ने इस मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करके मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो कहते हैं इस तरह इसकी प्रोपगेशन होती रहती है, काम चलता रहता है। लेकिन अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो आपको रेडिकल काबू में करने पड़ेंगे, यानी कि क्लोरीन का रेडिकल मिथाइल के रेडिकल से मिला दें या क्लोरीन का रेडिकल क्लोरीन के रेडिकल से मिला दें, दूसरा मिथाइल का रेडिकल मिथाइल के रेडिकल से मिला दें। कि आपने रेडिकल को वहाँ से काबू करना है तो आपका रिएक्शन स्टॉप होगा। अदरवाइज़ जब तक उसमें रेडिकल मौजूद हैं, स्पेशली क्लोरीन के रेडिकल, तब तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, ये प्रोपोगेट होता रहेगा, चलता रहेगा।
तो कहते हैं जिस तरह ये प्रोपगेशन है, इस तरह ये दूसरा जो स्टेप है यही आगे प्रोपगेट होता रहता है। अब देखें ये क्लोरीन का रेडिकल है, यहाँ से एक और एच को ले जाएगा, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल पैदा हो गया, दूसरा एच निकल गया। अब ये देखें दूसरा एच निकल गया, ये रेडिकल बना, एक और आया मालिक्यूल क्लोरीन का, इसकी भी होमोलिटिकल ब्रेकेज हुई बॉन्ड की, एक रेडिकल यहाँ अटैच हो गया, दूसरा रेडिकल ये साथ मौजूद है। अब वो रेडिकल क्या करेगा, एक और एच यहाँ ले जाएगा और कार्बन रेडिकल बन जाएगा। अब कार्बन का जो रेडिकल बना है, एक और मॉलिक्यूल क्लोरीन का आया, क्लोरीन का रेडिकल उस कार्बन के रेडिकल से मिला और वहाँ अटैच हो गया, क्लोरीन का रेडिकल जो बना वो लैदा। अब यहाँ पे देखें वो जो रेडिकल यहाँ पे बना है क्लोरीन का, उसने फोर्थ हाइड्रोजन, चौथा जो हाइड्रोजन था उसको भी वहाँ से रिप्लेस किया, निकाला, और कार्बन का यहाँ पे रेडिकल बन गया। एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आया, इसकी यहाँ पे होमोलिटिकल ब्रेकेज हुई और क्लोरीन का रेडिकल इस रेडिकल के साथ मिलकर यहाँ पे अटैच हो गया और ये रेडिकल लैदा हो गया यहाँ से। तो इस तरह देखें आपके पहले एक आपका रिप्लेस हुआ क्लोरीन तो बना मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे दो आपने रिप्लेस किए तो डाई क्लोरोमीथेन, यहाँ पे तीन क्लोरीन हुए तो ट्राई क्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 के तीन जब क्लोरीन आप रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, एक एच अभी साथ ही होगा तो इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। यहाँ जब चारों रिप्लेस कर देंगे इसको हम कहते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा मीन चार, क्लोरो मीन क्लोरीन, चार क्लोरीन है मीथेन के साथ, ये कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, या इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे हम देखते हैं मीथेन के यूजेस कि मीथेन को मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये जो हमने अभी हेलोजन में देखा, ये चार वहाँ पे बनते हैं प्रोडक्ट। जब एक आपने क्लोरीन रिप्लेस किया तो मिथाइल क्लोराइड, जब दो किए तो डाइक्लोरोमीथेन, तीन किए तो क्लोरोफॉर्म और चार किए तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके बाद कहते हैं हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। इनके रिएक्शन हम आगे देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह से अल्केन और मीथेन जो है ये यूज़ होते हैं मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड को बनाने के लिए। थर्ड है इसका फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक। ये जो अभी आपने देखा इनकम्प्लीट कंबस्टन में जो अकेला कार्बन था उसको कार्बन ब्लैक कहते हैं, जो कि पेंट में, प्रिंटिंग इंक्स में और ऑटोमोबाइल के टायर में यूज़ होता है। और लास्ट इसका है इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र, कि यूरिया फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए भी हम मीथेन यूज़ करते हैं, क्योंकि यूरिया से पहले अमोनिया बनती है, अमोनिया बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और जो हाइड्रोजन हम वहाँ यूज़ करते हैं वो इस मीथेन गैस से प्रिपेयर की जाती है।